नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है केचुली। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नागराज और ध्रुव जैसे मानवता के रक्षक, मिस्किलर, जादूगर साकुरा, नागपासा, नागदंत, नागमणि, ग्रैंड मास्टर रोबो, ध्वनिराज, चुम्बा, बौना वामन जैसे सुपर खलनायकों को एक बार नहीं कई बार मात दे चुके हैं। लेकिन ये हीरो दूसरों को तो हरा सकते हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं कर सकते जब खुद उनका व्यक्तित्व ही उनका दुश्मन बन जाए। भला अपने आप को कौन हरा पाया है? तो अपनी केचुली को मारने की बजाय इसकी रक्षा करने की सोच नागराज, क्योंकि इस पर पड़ने वाली हर चोट खुद तेरे शरीर पर ही पड़ेगी और खत्म हो जाएगा तो खुद। अगर खत्म हो गई ये आह, केचुली। महानगर में आने से पहले और बाद में नागराज की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। नागपासा के जरिए उसको अपने वंश के बारे में पता चला और भारती एवं वेदाचार्य जैसे पुराने वफादारों का साथ भी मिला। वेदाचार्य ने ही नागराज के कुल का खजाना सुरक्षित रखने के लिए वो तिलिस्म रचा था, जिसके अंत में बैठकर कुल देवता कालजयी उस खजाने की रक्षा करते थे। वेदाचार्य ने नागराज की सही पहचान करने के बाद उसे वो खजाना सौंप दिया। लेकिन महान ज्योतिषी वेदाचार्य को जो सवाल रह रह कर सता रहा था वो था कि नागराज जीवन के शुरुआत के 40 या 50 वर्षों तक नागराज कहाँ रहा। उनकी गणना आखिरकार उनको एक गुप्त समुद्र की यात्रा पर नागद्वीप के पास तक ले गई, जहां पर तांत्रिक विसंधर के वार से बेहोश होकर लहरें पर बहते हुए वो नागद्वीप में महात्मा कालदूत तक जा पहुँचे। इधर वे नागराज का नाम और महानगर में उसका पता बताकर गहरी बेहोशी में चले गए और महानगर में उनका पता जानने के लिए भारती और नागराज बेचैन होकर इधर उधर भटक रहे थे। हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं राज? मैंने तुमको बताया था ना भारती कि राजनगर बंदरगाह पर एक उचक्के ने मुझे बताया था कि उसने वेदाचार्य के हुलिये वाले एक आदमी को ईरान जाने वाले एक जहाज पर चढ़ते देखा था। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि उस जहाज में रेडियो संपर्क करने पर पता चला था कि दादाजी बीच में ही एक नौका लेकर चुपचाप जहाज से उतर गए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या काम है? वो जहाज अपनी यात्रा पूरी करके वापस आ गया है। उसके कैप्टन से मिलकर शायद हमको कुछ और ऐसी बातें पता चल सके जो हमको वेदाचार्य तक पहुंचा सके। आओ, मैंने कैप्टन से अपॉइंटमेंट ले रखा है। लेकिन कैप्टन शर्मा ने भारती को उम्मीद बांधने के बजाय उस पर गाज गिरा दी, यानी बिजली गिरा दी। वे आपके दादा थे? कमाल है, इतने वृद्ध इंसान से मैंने ऐसी हरकत की उम्मीद ही नहीं की थी कि वे बिना किसी इजाज़त के एक नौका लेकर बीच समुद्र में उतर जाएंगे। वो तो हमको अगले दिन सुबह उनके सहयात्री से पता चला कि वे रात से गायब हैं। जांच करने पर एक नौका भी गायब पाई गई। वे जहां पर उतरे हैं उसके आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई भी ज्ञात द्वीप नहीं है और वो इलाका सार्कों और पथरीली चट्टानों से भरा हुआ है। आपके दादा का तो तभी बच पाना मुश्किल था, और अगर अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है तो फिर आप उनको जिंदा देखने की उम्मीद छोड़ ही दें। भारती के सब्र का बांध टूट गया। उफ, आपने ऐसा क्यों किया दादाजी? सुबुक। भारती, रुको, सुनो तो। लेकिन भारती रोते हुए बाहर चली गई। कैप्टन, क्या आप मुझे उस जगह की सही स्थिति बता सकते हैं जहां पर वेदाचार्य नौका लेकर उतर गए थे? क्यों नहीं, वो जगह तो मुझे आज भी जुबानी याद है। अभी नक्शे पर निशान लगाकर बता देता हूँ। कैप्टन द्वारा नक्शे पर निशान लगाते ही नागराज की चश्मे के पीछे छुपी आंखें चमक उठी। अरे, वेदाचार्य तो नागद्वीप से कुछ ही मील की दूरी पर उतरे हैं। अब उनका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद कैप्टन, आपने हमारी बहुत मदद की। धन्यवाद किस लिए? मैंने आपको कोई खुशखबरी तो दी नहीं है। भारती को उदासी ने घेरा हुआ था। अब हम दादाजी को कभी नहीं देख पाएंगे राज, कभी नहीं। सुबुक। दादाजी को हम जरूर देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। ये झूठी तसल्ली नहीं बल्कि मेरा वादा है भारती।
सच कह रहे हो ना राज? तुम तो वैसे भी असंभव को संभव बना सकते हो। अगर तुम कह रहे हो तो। भारती की ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल उस खुशी का स्थान, अरे, भय ने ले लिया। गड़क। भारती। भारती को किसी चीज़ ने पानी के अंदर खींच लिया है। भारती को बचाने के लिए मुझे पानी में कूदना होगा, और राज के कोट पैंट इस काम में बाधक बन सकते हैं। वैसे भी भारती को बचाने डरपोक राज नहीं बल्कि नागराज जाएगा। नागराज ने रूप बदलने में कुछ ही पलों का वक्त लिया, और जल्द ही भारती को बचाने के लिए पानी में कूदा नागराज। छप। लहरों के बीच में भारती और उसके हमलावरों को तलाश कर रहा था। नागराज को भारती को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन उसको बचाने में नागराज को वक्त ज़रूर लगना था, क्योंकि भारती को पानी के अंदर खींच ले जाने वाली आकृति भयावह होने के साथ साथ भारती के खून की प्यासी भी लग रही थी। ये क्या चीज़ है? मगरमच्छ और इंसान का मिला जुला रूप। लेकिन ये आया कहाँ से? आज तक तो ऐसी चीज़ के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। खैर, अभी आश्चर्य में डूबे रहने का वक्त नहीं है, वरना यह भारती को नोच कर खा जाएगा। मेरी विस्फुंकार पानी के अंदर उतनी असरकार साबित नहीं होगी। मेरी विस्फुंकार पानी के अंदर उतनी असरकारक साबित नहीं होगी, क्योंकि पानी में घुलकर वो लगभग निष्क्रिय हो जाएगी। वैसे भी इसको बेहोश करने का काम तो मेरी शारीरिक शक्ति ही कर देगी। अपने शरीर में अनगिनत सांपों की शक्ति लिए नागराज उस प्राणी की तरफ लपका, और अगले ही पल उसका शरीर पानी में उछलकर उल्टी तरफ तैरने लगा। आह! इसके शरीर में तो अमानवीय शक्ति है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये मगरमच्छ और मानव का संयुक्त रूप है, और पानी के अंदर मगर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अभी मुझे इससे लड़ना नहीं है। मेरा पहला काम भारती को इस दरिंदे के चंगुल से आज़ाद करवाना है, और ये काम मेरे शरीर में वास करने वाले जल सर्प आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सर्प मेरे शरीर में ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़रूर हैं कि मेरा काम कर दें। उस प्राणी ने सांपों द्वारा हमले की उम्मीद नहीं की थी। वो इस एकाएक हुए हमले से हड़बड़ा उठा, और भारती का शरीर उसके हाथों से छूट गया, और नागराज ने उसे संभालने में एक पल भी नहीं खोया। मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। भारती का भी यही हाल होगा। मुझे उसे लेकर तुरंत सतह पर पहुंचना चाहिए। नागराज ने भारती को सुरक्षित जमीन तक पहुंचा दिया। भारती की हालत ठीक नहीं है, इसे लेकर तुरंत अस्पताल जाना होगा, यानी अब वो प्राणी बच निकलेगा, क्योंकि मैं उसके पीछे नहीं जा पाऊंगा। नागराज ये नहीं जानता था कि उस प्राणी के पीछे जाने या ना जाने का निर्णय उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि अगले ही पल उसको पानी के अंदर खींच लिया गया। ओह, इसने मेरे सांपों को खा लिया है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि सांप भी मगरमच्छ का भोजन होता है। मैं इसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये शायद अपनी तरह का अकेला प्राणी है। वैसे भी मेरे दांत इसकी मोटी खाल में शायद धंस नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इसने मुझे खाने की कोशिश की तो भी ये मर जाएगा। मुझे इसको ऐसा करने से भी रोकना होगा, पर मैं इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जल्द ही कोई ना कोई जोरदार वार मेरा सिर घुमा कर रख देगा। कोई ना कोई रास्ता जल्द ही तलाशना पड़ेगा। वाह, ये रहा रास्ता, किसी छोटे जहाज के लंगर की चेन। ये प्राणी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी एक बात का मुझे पूरा भरोसा है कि ये लंगर की मोटी चेन को नहीं तोड़ सकता। अब मैं इसको यही चेन में फंसा छोड़कर आराम से जा सकता हूँ, ताकि भारती को अस्पताल में छोड़कर फिर वापस इसको लेने आ सकूँ। नागराज ने राज के रूप में बदलकर भारती को अस्पताल पहुंचाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। मिस भारती को कुछ खराशों के अलावा कुछ खास चोटें तो नहीं आई हैं मिस्टर राज, लेकिन समुद्र का काफ़ी सारा गंदा पानी पी लेने के और इन खराशों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये बेहोश हो गई हैं। शायद इनको हल्का सा शौक भी लगा है।
खतरे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनको पूरी तरह से ठीक होने में 2-3 दिनों का वक्त तो लग ही जाएगा। ओह, तब तो भारती जी के कई सारे दूसरे कामों को मुझे भी संभालना होगा डॉक्टर। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब मैं उस प्राणी को पकड़ने के लिए तुरंत वापस नहीं जा पाऊंगा। नागराज अगर वापस जा भी पाता तो भी खाली हाथ ही वापस आता, क्योंकि वह अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर गया था। वो उस मगरमानों को उसी सीप की लंगर की चेन से बांध गया था जिस सीप पर उसे जाना था। ओह, तो तू बंधा था लंगर पे। ओह, तो तू बंधा था लंगर में मगराहा। मैं सोच ही रहा था कि लंगर में आखिर क्या फंस गया है, पर तू वहां पर पहुंचा कैसे। मगराहा के मुंह से कहानी सुनते ही उस सीप पर एक तूफान सा आ गया। क्या तू किनारे के पास गया था? इंसान का मांस खाने की हवस दवाई नहीं गई तुझसे? तुझसे मैंने कहा था ना कि तू बगैर मेरे हुक्म के किनारे पर नहीं जाएगा। तूने जूलू के हुक्म की हुक्म उदली की है, और तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरे हुक्म को ना मानने का क्या नतीजा होता है। नहीं नहीं, ये मत करो, मुझे माफ़ कर दो। पहले सज़ा झेल लो, और उसके बाद अगर माफ़ी मांगने की हालत में हो तो मांग लेना। अई, माफ़ माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, पहली गलती को माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन अपने कान साफ करके सुन ले। तुझको मैं अपने जिस काम पर भेजने वाला हूँ उसमें अगर तू असफल होकर लौटा तो तेरा हाल इससे भी बुरा कर दूंगा। जुल्लू के मस्तिष्क में विचारों की आंधियां दौड़ रही थी। इस मूर्ख को भी किनारे पर जाकर नागराज से ही टकराना था। वैसे भी ये तो मुझे पता ही था कि अगर मुझे महानगर में आकर कोई कारनामा करना है तो मुझे नागराज से टकराना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने नागराज पर उपलब्ध सारी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर अपने दिमाग में बिठा लिया था, और उससे मुझे नागराज को अपने काबू में करने का एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे नागराज हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन ये काम मुझे अब बहुत जल्दी करना पड़ेगा, वरना मेरे गुलाम बना पाने से पहले नागराज मेरा ही कबाड़ा कर देगा। अब मुझे योजना बहुत सोच समझकर बनानी पड़ेगी। एक तरफ तो मुझे मगराहा एवं नागराज की अब होने वाली टक्कर में नागराज से मगराहा को बचाकर यहाँ लाना है, और दूसरी तरफ नागराज से मुझे वो चीज़ भी हासिल करनी है जो नागराज को मेरे हाथों में खेलने पर मजबूर कर देगी। नागराज को खुद मगराहा तक पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन भारती की तबीयत ने उसे अस्पताल में ही रोक रखा था। डॉक्टर वासु, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। भारती जी की खून की जांच की रिपोर्ट आ गई है, जरा इसको देखकर बताइए तो कि। 1 मिनट राज, अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से 5वीं मंजिल पर जा रहा हूँ, लौट कर देखूंगा। वैसे तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? इस हॉस्पिटल में एक ऐसी चीज़ की खोज हुई है जो शायद एक दिन मुर्दे में भी जान डाल दे। ऐसा? चलिए, शायद उस चीज़ पर हम कोई टीवी प्रोग्राम बना सके। और फिर दूसरी मंजिल से 5वीं मंजिल पहुंचने पर, और आज इस पूरी मंजिल पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर मुझे हल्की सी ठंड लग रही है। दरअसल जीव विज्ञान से संबंधित कोई भी शोध कार्य ठंड में ही करना ज़्यादा अच्छा होता है राज। और अभी तो हमारे इस डिपार्टमेंट में 10 वर्षों के शोध कार्य के बाद एक ऐसी खोज हुई है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देगी। ये तो एक छोटा सा विद्यार्थी भी जानता है कि हर जीवित प्राणी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और हर कोशिका के अंदर एक खास पदार्थ होता है जिसको लिविंग मैटर कहते हैं। इसका नाम प्रोटोप्लाज्मा या प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा जीवित पदार्थों के अंदर ही मिलता है, और कई वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन का आधार यही प्लाज्मा है। अब तक प्लाज्मा को जीवित कोशिकाओं से अलग करने के सारे प्रयास बेकार हो चुके थे, लेकिन ये देखो, हमने प्लाज्मा को जीवित कोशिकाओं से अलग करने में सफलता प्राप्त कर दी है। वाह, कमाल है। इसको इस रूप में बनाए रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। इसलिए हमने इसको इन दोनों चुंबकों के बीच में रखा हुआ है। अब अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें तो इसकी मदद से हम मृत जीवों में भी जान डाल सकते हैं।
लेकिन वो तरीका क्या है ये हम अभी तक नहीं जानते। शायद अगले कुछ सालों में हम ये भी पता लगा सकें। आप लोगों ने तो भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, लेकिन अभी तक इस महान उपलब्धि का जिक्र ना तो समाचार पत्रों में आया है और ना ही किसी और संचार माध्यम पर। ऐसा क्यों डॉक्टर वसु? वैसे तो इस खोज की रिपोर्ट सारी दुनिया के मेडिकल जर्नलों में छप चुकी है राज, लेकिन प्रेस को अभी हमने खबर नहीं की थी क्योंकि बाकी दुनिया के वैज्ञानिक हमारे दावे को परखना चाहते थे। एक दो दिनों में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। सबसे पहला इंटरव्यू भारतीय चैनल को ही मिलना चाहिए डॉक्टर वसु। ज़रूर राज, ये मेरा वादा है। तो फिर अब अभी मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम निपटा कर थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। ज़रूर राज। नागराज ने बंदरगाह की तरफ रवाना होने में एक पल भी नहीं गवाया। मुझे अस्पताल में काफ़ी वक्त लग गया, कहीं इतनी देर में वो पुरानी चेन खोलकर आज़ाद ना हो गया हो। अस्पताल से दूर जाता नागराज और अगर सड़क के रास्ते जाता तो शायद उसे बंदरगाह तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अस्पताल से थोड़ी ही दूर पर अस्पताल की तरफ जाती हुई दो आकृतियों में से एक आकृति को ज़रूर पहुंचा लेता। बस हमारी मंजिल आने ही वाली है, कोई गलत हरकत मत करना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। हमारा सबसे पहला काम अस्पताल की 5वीं मंजिल पर चुपचाप पहुँचना है और वहाँ तक चुपचाप पहुँचने का रास्ता मैं तुझे बताऊँगा। और सिटी हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर इस प्लाज्मा को मैंने एक सिक्योरिटी लॉकर में रखवाने का फैसला किया है डॉक्टर मूर्ति। इसके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने के बाद ही हम प्रेस को इसकी सूचना देंगे। ऐसा क्यों डॉक्टर वसु? हमारी ये खोज किसी आतंकवादी संगठन के काम तो नहीं आ सकती। ये कोई बम बनाने का फार्मूला तो है नहीं। सही है, लेकिन फिर भी इसका गलत इस्तेमाल तो। अरे ये कौन है और ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? ये बाथरूम से बाहर आया है, यानी ये वेंटिलेशन सूट के रास्ते यहाँ तक पहुँचा होगा। वहाँ पर कोई पहरा नहीं होता डॉक्टर वसु। पर ये है क्या और आखिर चाहता क्या है? प्लाज्मा कहाँ है? दूसरी तरफ नागराज मगराहा की तलाश में समुद्र की खाक छान रहा था। कमाल है, वो प्राणी तो गायब हो ही गया, लेकिन साथ में पूरा लंगर भी गायब हो गया। यानी या तो उसने पूरे लंगर को ही उखाड़ डाला है या फिर वो सीप ही कहीं चली गई है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो मगर मानो तो गायब हो चुका है। लेकिन एक बात तो मेरे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि वो कोई प्राकृतिक प्राणी नहीं है। उसके शरीर की बनावट और उसकी पैंट ये बताते हैं कि किसी ने उसको बनाया है और वो किसी का पालतू है। अब उस प्राणी को ढूंढने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके मालिक को ढूंढना है। नागराज अगर अस्पताल में कुछ देर और रुक जाता तो उसकी मगराह से भी मुलाकात हो जाती और उसके मालिक से भी। मूर्ति, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ। प्लाज्मा कहाँ है? अलार्म बज रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ है। पर यह लिफ्ट से कौन आया है? कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अंदर एक भयानक प्राणी तोड़फोड़ कर रहा है और उसको सिर्फ इन छड़ियों की मदद से रोका जा सकता है। इन छड़ियों से? ये छड़ियाँ ऐसा क्या कर सकती है जो हमारी रिवॉल्वरों की गोलियां नहीं कर सकती? तुम खुद ही इनको पकड़ कर देख लो। इनको पकड़ते ही तुम लोगों को अपने शरीर से ऊर्जा का संचार होता महसूस होगा। देखें? ओह माफ़ करना, मैं तुम लोगों को ये बताना भूल गया कि वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होगी, जिससे तुमको ऐसा झटका लगेगा कि तुम 2 घंटे तक होश में नहीं आ पाओगे। ये दोनों अब मेरे काम में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। अब देखूं कि मगराहा क्या कर रहा है। मगराहा अपना आतंक फैला चुका था। बोल, कहाँ है प्लाज्मा? इससे पूछने की अब कोई ज़रूरत नहीं है मगराहा। प्लाज्मा मैं खुद ही ले लूँगा। जाकर सो जा। धाड़। अपने कपड़े वापस पहन लो, इससे पहले कि किसी को कुछ पता लगे हम यहाँ से निकल लेंगे। जूलू लपक कर अभी तक रुकी हुई लिफ्ट में घुस गया। जल्दी आ सुस्त, लेकिन मगराहा लिफ्ट में नहीं घुस पाया। गर्दन पर आ कसे एक फंदे ने उसके कदमों को वहीं पर रोक दिया। सर
सांपों का फंदा, यानी नागराज यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर रुकना अब ठीक नहीं है। वैसे भी मगराहा जानता है कि अगर नागराज से सामना हो जाए तो उसको क्या करना है। नागराज ने ठीक वक्त पर घटनास्थल पर पहुंचकर लिफ्ट बंद होते हुए तो देखा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया था कि लिफ्ट में उसका दुश्मन भाग रहा है। अच्छा हुआ कि बंदरगाह जाते वक्त मैंने अपने राज वाले कपड़े अस्पताल की छत पर ही छोड़ दिए थे, वरना ना मैं यहाँ पर वापस आता और ना ही मुझे पता चलता कि जिसकी तलाश में मैं समुद्र की गहराइयाँ छान रहा था वो यहीं पर आया हुआ था। पर ये यहाँ पर आया क्यों? धम। दोनों डॉक्टर बेहोश हैं, वरना यही मुझे। ओह, प्लाज्मा गायब है। ज़रूर ये यहाँ पर प्लाज्मा के लिए आया होगा, पर प्लाज्मा तो इसके पास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर प्लाज्मा गया? इसको पकड़ने की जल्दी में तो मैं ये भूल ही गया था कि सांप इसका भोजन है। ये आज़ाद हो गया है। अब मुझे भयंकर लड़ाई की आशंका है, इसलिए इसको लैब के बाहर ले जाना होगा। धाड़, ताकि यहाँ पर तोड़फोड़ ना हो। नागराज को चलकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मगराहा के उस शक्तिशाली वार ने उसको हवा में उड़ाकर बाहर फेंक दिया। धमाक। पानी से बाहर रहने पर भी इसकी ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे तो मैं इसको पल भर में जान से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इससे प्लाज्मा का पता पूछना है, इसलिए इसको बिना मारे या बेहोश किए काबू में करना होगा। ये फिर मेरी ही तरफ आ रहा है। इस बार इसको, अरे ये तो भाग रहा है, सीढ़ियों की तरफ से जा रहा है। मुझे इसको भागने से रोकना होगा। नागराज की कलाई से एक बार फिर सर्प रस्सी निकली और भागते मगराहा के पैरों से जा लिपटी। मगराहा अपना संतुलन खोकर रेलिंग से नीचे गिरा। ओह, ये क्या हो गया? अब तो ये सीढ़ियों के बीच से गिरता हुआ सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर ही रुकेगा, और इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई बच नहीं सकता। नागराज की सोच को अभी एक करारा झटका लगना बाकी था, क्योंकि लड़खड़ाता हुआ मगराहा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। कमाल है, इसकी शक्ति को मैंने बहुत कम आंका था। अब मैं इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं हिचकूंगा। सीढ़ियों की रेलिंग पर सांप की तरह चिपका हुआ नागराज नीचे की तरफ लहरा गया। जुलू अभी तक अस्पताल में ही था। मगराहा ऊपर से गिरकर घायल हो गया है। इस स्थिति में नागराज उसको यहीं पर दबोच लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे यहीं रुककर चुपचाप मगराहा की मदद करनी होगी। नागराज ने मगराहा को ज्यादा दूर तक नहीं जाने दिया। लेकिन नागराज के इस हमले से मगराहा को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा ही हुआ, क्योंकि नीचे फिसलकर आने की गति के कारण नागराज का वो वार मगराहा को इतनी तेजी से लगा कि शीशे का दरवाजा तोड़ता हुआ मगराहा बाहर बने फव्वारे में जा गिरा, और पानी के स्पर्श होते ही मगराहा का शरीर तेजी से अपने आप को फिर से स्वस्थ करने लगा। क्षण। नागराज का अगला बार होने तक मगराहा की शक्ति लगभग पूरी तरह वापस लौट चुकी थी। धड़ाक। पानी ने इसकी खोई शक्ति को फिर से वापस कर दिया है। अब इसको बेहोश करना ही पड़ेगा, और उसके लिए विषफुंकार की एक हल्की सी खुराक इसके लिए काफ़ी होगी। नागराज और मगराहा की इस मुठभेड़ को देखने के लिए अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी, और इस भीड़ में जुलू भी शामिल था। वैसे तो मुझे इस स्थिति की आशंका थी, और मैंने मगराहा की नाक में एक फिल्टर फिट कर दिया था, लेकिन वो विषफुंकार के असर को सिर्फ कम कर पाएगा, खत्म नहीं। मुझे मगराहा की मदद करनी होगी। नागराज की खाल सांपों की खाल जैसी है, और मेरे बनाए हुए इस केमिकल स्प्रे से सांपों को बहुत तेज एलर्जी होती है। स्प्रे की फुहार को कोई देख नहीं सका, लेकिन उसका असर लगभग तुरंत ही सामने आ गया। एकाएक मेरे शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी है। अचानक हुई इस तेज जलन से नागराज से सोचने समझने की क्षमता छीन ली, और वो मगराहा को भूलकर खुद फव्वारे में कूद पड़ा। छपाक। शायद इस पानी से मेरे शरीर की जलन में कुछ आराम पड़ सके।
नागराज को जलन से आराम तो तुरंत मिलने लगा, क्योंकि पानी उसके शरीर पर पड़े केमिकल को धो रहा था। आह, ना जाने मुझे एकाएक क्या हो गया था, लेकिन इस व्यवधान ने मगराह को भागने का मौका दे दिया था। अरे, वो भाग रहा है। मेरे शरीर की जलन अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दे सकता। मुझे पानी से बाहर निकलना होगा। नागराज उसी हालत में सुनसान सड़क पर विद्युत गति से भागते मगराह के पीछे लग गया, और ये दृश्य देखकर जोलू मुस्कुरा उठा। वाह, अब मगराह नागराज को वहीं पर ले जाएगा जहां पर नागराज को गुलाम बनाने की प्रक्रिया का पहला भाग पूरा किया जाएगा। मुझे भी वहीं पर पहुंचना चाहिए। अस्पताल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर टूटी सड़क की मरम्मत कर रहे मजदूरों में खलबली मच गई। रामदीन, फेंक तारकोल का डिब्बा और भाग। क्यों, क्या हो गया? उधर देख। आगे ना कुछ बोलने की जरूरत पड़ी और ना ही सुनने की। सारे मजदूर सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, लेकिन मगराह का दौड़ना वहीं पर रुक गया। अब ये भाग नहीं रहा, रुक गया है। ये मेरा इंतजार कर रहा है, पर क्यों? नागराज अगर जरा सा और सतर्क होता तो उसे मगराह के इरादे का पता चल जाता, क्योंकि उसके पैर जमीन से छूते ही मगराह के हाथ घूम गए। हे भगवान, ये मुझ पर पिघले तारकोल से भरा ड्रम फेंक रहा है। नागराज कोलतार से बचने के लिए एक तरफ लपका तो जरूर, लेकिन फिर भी गर्म कोलतार ने उसके आधे शरीर को ही भुंगो डाला। नागराज चीख उठा। आह! कोलतार ने मेरे शरीर को झुलसा डाला है, लेकिन चूंकि यह हवा में उड़कर फैलने के बाद मुझ पर गिरा है, इसलिए ये इतना गर्म नहीं रह गया था, वरना शायद मैं जिंदा ही ना बच पाता। अब ये मेरे शरीर पर सूख कर मुझे एक खोल में कैद कर रहा है। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ और न ही अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। मुझे इस कैद से बाहर निकलना होगा, और इस कैद से तुरंत बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि मैं अपनी केचुली छोड़ दूँ, ठीक उसी तरह जैसे मैंने तब छोड़ी थी जब मिस किलर ने मुझे मकड़े के जाल में चिपका दिया था। वैसे भी मेरी ये खाल कोलतार गिरने से जल चुकी है। लेकिन मैं एक बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ। अभी मुझे केचुली बदले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, और मैं ये नहीं जानता कि इतनी जल्दी दोबारा केचुली बदलने का मुझ पर क्या असर होगा। खैर, अब ये सोचने का वक्त नहीं है। अगर मैंने अभी केचुली नहीं बदली तो वो मगरा मानो बचकर निकल भागेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ठीक वही किया तूने नागराज, जैसा मैंने सोचा था। और अब तू अपनी केचुली को यहीं पर छोड़कर मगराह के पीछे जाएगा। जुल्लू की योजना में कोई कमी नहीं थी। नागराज आज़ाद होते ही मगराह के पीछे लपका। इस बार मैं तुझे ना तो हमला करने का कोई मौका दूंगा और ना ही भागने का। मगराह को तू कभी पकड़ नहीं पाएगा। 2 बार तू अपने प्रयास में असफल हो चुका है, तीसरी बार भी असफलता ही तेरे हाथ लगेगी। क्योंकि मैं अब एक ऐसे रास्ते से भाग रहा हूँ जो सीधा समुद्र में जाकर ही खुलता है, और एक बार समुद्र में पहुँच जाने के बाद तो मेरा पता कभी नहीं लगा पाएगा। ये सीवर लाइन के रास्ते भागना चाहता है, जिसका पानी सीधे समुद्र में ही जाकर गिरता है। पर मुझे अचानक ये क्या हो रहा है? मुझ पर सुस्ती और नींद सी क्यों छा रही है? ये जरूर केचली उतारने का परिणाम है। इतनी जल्दी दोबारा केचली उतारने के कारण मैं भी सर्पों की तरह सुप्त अवस्था में जा रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, मगराह को मैं भागने नहीं दूंगा। इसको रोकेगी मेरी प्रचंड विस्फुंकार। नागराज की उस भयंकर विस्फुंकार को मगराह बेहोश तो लगभग तुरंत ही हो गया। लेकिन ये उसकी किस्मत ही थी कि जो वो लहराकर सड़क पर गिरने के बजाय गटर के अंदर जा गिरा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट में, तो मिलते हैं इसके दूसरे और अंतिम पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।